दुनिया में एक देश है जो नाटो का मेंबर है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की बार बार भारत को कुछ दिखाने, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसको भी खलीफा बनना है। दुनिया के देश जब पाकिस्तान को बर्बाद तबाह होता देख रहे थे, पाकिस्तान को बचाने आया तुर्की। यानी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की जानबूझकर टांग अड़ा रहा था। पाकिस्तान के एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस को तबाह कर रहा था। पाकिस्तानी मिलिट्री हलकान थी कि वो भारत को जवाब कैसे देगी। तब तुर्की जो है अपने सस्ते ड्रोन्स की सप्लाई लगातार पाकिस्तान को कर रहा था। दुनिया में कौन किसके साथ खड़ा होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दोस्त जवाब तो हम दे ही सकते हैं। मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। अब आप मेडिटेरियन सी को देखिए। एक तरफ ग्रीस है जिससे हम हमारे संबंध को बढ़िया कर रहे हैं। साइप्रस को हम ब्रह्मोस देने जा रहे हैं। इजराइल से हमारे रणनीतिक संबंध है, यानी हर जगह। और साथ ही इजराइल में हमारा हाइफा पोर्ट भी है, यानी उस पूरे इलाके में भारत की स्ट्रेटजिक जो है पोजीशनिंग है, स्ट्रेटजिक मौजूदगी है। अब अगर कल को तुर्की हमें कश्मीर पर ज्ञान देने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान पर ज्ञान देने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है, अभी हमने ब्रह्मोस की कहानी आगे बढ़ाई है, कल को भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश भी ऑफर कर सकता है। और कल को वो साइप्रस से होता हुआ वही ब्रह्मोस अगर ग्रीस तक भी चला गया, तो ये तुर्की के लिए आफत से ज्यादा कुछ नहीं है। दर्शकों, बहुत सारे लोगों को शौक इस बात का कि वो भारत को कूटनीति, विदेश नीति की पाठशाला में ले जाएं। वो भारत को बताएं, मौजूदा सरकार में बैठे लोगों को बताएं कि कूटनीति कैसे होती है, विदेश नीति कैसे होती है। वो बार बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहते हैं। वो बार बार कहते हैं, कहाँ है विश्व गुरु? हम आपको विश्व गुरु क्या कर सकता है, विश्व गुरु का मिजाज क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, और अमित शाह जहां बैठते हैं उसके पीछे महान चाणक्य की फोटो का मतलब क्या है, हम आपको आज वही बताने जा रहे हैं। दर्शकों, दुनिया में एक देश है जो नाटो का मेंबर है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की बार बार भारत को कुछ दिखाने, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसको भी खलीफा बनना है। मुस्लिम देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो 57 इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें से कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि ईरान, जैसे कि तुर्की, जैसे कि पाकिस्तान। इसके अलावा भी इस बीमारी से कुछ ग्रसित देश हो सकते हैं। फिलहाल इन 2-3 देशों की कहानी यह है कि इन सबको खलीफा बनना है। इन सबको ये लगता है कि ये 57 इस्लामिक देशों की आवाज अकेले है। उन्हीं में से एक नया खलीफा का शौक पाले देश है तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान की बजा रहा था, जब पाकिस्तान के एयर बेसेस खत्म हो रहे थे, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था तुर्की। दुनिया के देश जब पाकिस्तान को बर्बाद तबाह होता देख रहे थे, पाकिस्तान को बचाने आया तुर्की। क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि इस्लामिक वर्ल्ड की एक जिम्मेवारी उसकी भी है, और पाकिस्तान को जिस तरह से भारत दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से ठोक रहा था, टर्की आया। और आपको पता है कि टर्की में ड्रोन्स भारत पर पाकिस्तान ने दागे हैं। यानी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की जानबूझकर टांग अड़ा रहा था। जब भारत पाकिस्तान की बजा रहा था, जब भारत पाकिस्तान के एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस को तबाह कर रहा था, पाकिस्तानी मिलिट्री हलकान थी कि वो भारत को जवाब कैसे देगी। तब तुर्की जो है अपने सस्ते ड्रोन्स की सप्लाई लगातार पाकिस्तान को कर रहा था। उन ड्रोन्स के जरिए भारत पर हमला हो रहा था। यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा था। दुनिया में कौन किसकी मदद करेगा, दुनिया में कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दोस्त जवाब तो हम दे ही सकते हैं। जयशंकर साहब ने यूरोप में बैठकर कहा था कि यूरोप को ये भूल जाना चाहिए कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That
If it is you, it's yours. If it is me, it's ours. देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हम दुनिया से आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। भारत को विदेश नीति का ज्ञान देने वालों के लिए एक मैसेज तो सीधा सीधा ये था जब जयशंकर साहब रूबियो के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो भारत के लिए भी इंडिया फर्स्ट है। The United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. लेकिन कुछ लोगों को होता है कि ये समझ नहीं आता है। बिहार में एक कहावत है, हेहरा रे हेहरा के ना रही छै, लाइत मुका खाई छी भने रही छी। इसका मतलब ये है कि थेथर आदमी से पूछा जा रहा, भाई साहब कैसे रहते हैं? जैसे पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान जैसे थेथर ये बोलते हैं क्या कोई दिक्कत नहीं है, सुबह के 2 थप्पड़ शाम के थप्पड़ बाकी जीवन मस्त है। तो कुछ ऐसी ही हालत भारत करने जा रहा है तुर्की की। तुर्की को ये लगा था, उसने एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल शुरू कर दिया, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज या भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स के सामने उसने एक बड़ा चैलेंज पेश कर दिया अपनी ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसका जवाब भारत अब देने जा रहा है। भारत एक ऐसा रणनीतिक घेरा उस पूरे मेडिटेरियन सी में तैयार करने जा रहा है जो गले को रुंधा देगा, यूं कहें कि गले की फांस बन जाएगा एर्दोआन के लिए। दुनिया के नक्शे पर तुर्की यानी एर्दोआन का देश जिस जगह पर स्थित है उसके चारों तरफ एक अनविंसिबल या यूं कहें कि एक अदृश्य घेरा भारत बनाने जा रहा है, जिसके एक तरफ ग्रीस और फ्रांस, दूसरी तरफ साइप्रस, नीचे की तरफ इजराइल। भारत का इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, रक्षा संबंध है, लेकिन कहानी इससे अलग जा रही है। भारत ग्रीस को ब्रह्मोस देने पर विचार कर रहा है। विचार इससे आगे ये है कि साइप्रस ब्रह्मोस खरीदने पर विचार कर रहा है। वो साइप्रस जिस साइप्रस के कुछ हिस्सों पर 70s के बाद से टर्की का कब्जा है, उस साइप्रस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का सुरक्षा तंत्र ब्रह्मोस देने जा रहा है। और ब्रह्मोस तुर्की के लिए 90s का S-300 क्राइसिस बनने जा रहा है। अब सवाल है कि ये S-300 क्राइसिस क्या है? दरअसल दर्शकों, जैसे हमारे और पाकिस्तान के संबंध माशाअल्लाह हैं, वैसे ही तुर्की और ग्रीस के संबंध माशाअल्लाह हैं। तुर्की और साइप्रस के संबंध भी माशाअल्लाह है, मतलब दोनों ही दुश्मन देश हैं। तुर्की ने जो हमारे साथ किया, हम उसको सूद के साथ वापस लौटाने जा रहे हैं। भारत अगर साइप्रस को ब्रह्मोस देने जा रहा है और ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज की बात आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत यानी DRDO जिसको विकसित कर रहा है ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन को, जिसकी रेंज है 1200 से 1500 किलोमीटर, अगर ये साइप्रस तक चला गया तो तुर्की के लिए ये 90s वाला एक बड़ा क्राइसिस है। अब समझिए S-300 क्राइसिस क्या था। दरअसल हुआ क्या, 90s के दौर में साइप्रस ने रूस से S-300 डिफेंस सिस्टम खरीद लिए। जैसे ही S-300 डिफेंस सिस्टम साइप्रस ने खरीदे और अपने कुछ इलाकों में तैनात करने की सोची, तुर्की को यह लगा कि उसकी एयरफोर्स का पावर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। उसका पूरा का पूरा एयर पावर S-300 की रेंज में आ गया। उसके कई तटीय इलाके S-300 की रेंज में आ रहे थे, जो टर्किश एयर पावर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे या फिर तुर्की की एक तरह से किलेबंदी कर रहे थे। ये बात तुर्की को परेशान कर रहा था। अब आज के दौर में अगर ब्रह्मोस साइप्रस ले लेता है और कल को वो साइप्रस से होता हुआ वही ब्रह्मोस अगर ग्रीस तक भी चला गया, तो ये तुर्की के लिए आफत से ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रह्मोस दुनिया के बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है, जिसको डिटेक्ट कर पाना, हवा में टारगेट कर पाना बेहद मुश्किल है। यानी दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को टारगेट नहीं कर सकता हवा में। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल ना होकर क्रूज मिसाइल है। वो जमीन से महज कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने टारगेट को अचीव करता है। आवाज की गति से 3 गुना
अधिक स्पीड से वो अपने टारगेट तक जाता है। यानी दुनिया का कोई भी रडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी रडार पर ब्रह्मोस डिटेक्ट ही नहीं होगा। डिटेक्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो बेहद कम ऊंचाई पर फ्लाई करता है, और ऐसे में दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी मिलिट्री टारगेट जो ब्रह्मोस की रेंज में है उसका बच पाना मुश्किल है। दूसरा, जिस प्रिसिशन से और जिस सटीकता से ब्रह्मोस अटैक करता है, यानी कि सामने वाले का बचना मुश्किल। ब्रह्मोस क्या कर सकता है, ब्रह्मोस का डिमोन्स्ट्रेशन भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया है, और यह दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में मेड इन चाइना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको चीन क्लेम करता है कि ये इक्विवेलेंट है S-400 के, वो ब्रह्मोस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और जैसे ही ब्रह्मोस की खबर दुनिया को लगी, ब्रह्मोस की मांग अब दुनिया भर में है। अब आप मेडिटेरियन सी को देखिए, एक तरफ ग्रीस है जिससे हम हमारे संबंध को बढ़िया कर रहे हैं, साइप्रस को हम ब्रह्मोस देने जा रहे हैं, इजराइल से हमारे रणनीतिक संबंध हैं, यानी हर जगह, और साथ ही इजराइल में हमारा हाइफा पोर्ट भी है, यानी उस पूरे इलाके में भारत की स्ट्रेटजिक जो है पोजीशनिंग है, स्ट्रेटजिक मौजूदगी है। अब अगर कल को तुर्की हमें कश्मीर पर ज्ञान देने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान पर ज्ञान देने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है, अभी हमने ब्रह्मोस की कहानी आगे बढ़ाई है, कल को भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश भी ऑफर कर सकता है। हमारे पास दुनिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। जब ये वाला मैप आप देख रहे हैं तो फिर ठीक टर्की के बगल में ऊपर की तरफ आर्मेनिया को मत भूलिए। आर्मेनिया को हमने बहुत कुछ दिया है। आर्मेनिया को हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से लेके तमाम तरह के रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं। दुनिया जानती है कि आर्मेनिया ने बाकायदा अपने इन हथियारों का डिमोन्स्ट्रेशन किया है और परेड तक में चलाया है। हम तुर्की के साथ वही कर रहे हैं जो हाल फिलहाल हम चीन के साथ कर रहे हैं। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिए हैं, हम वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहे हैं, आने वाले समय में हम इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देने जा रहे हैं। यानी दुश्मन को दुश्मन के ही तरीके से जवाब देना। हम तुर्की पर हमला करने नहीं जा रहे, हम तुर्की पर डायरेक्ट अटैक करने नहीं जा रहे, लेकिन हम अपना वो संदेश टर्की के बगल में पहुंचाने जा रहे हैं जो टर्की में धमाका भी करेगा, नुकसान भी करेगा, और शायद एर्दोआन को समझाने की कोशिश भी करेगा कि देखो, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की कोशिश ना करो। पाकिस्तान भारत की बिगड़ैल औलाद है। बाप जब चाहेगा अपनी बिगड़ैल औलाद को 2, 4, 5 थप्पड़ मार सकता है। आप उस बिगड़ैल बेटे के चक्कर में पड़कर बाप से पंगा मत लो। और यही कारण है कि टर्किश मीडिया में तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। साइप्रस द्वारा ब्रह्मोस का लेना तुर्की के लिए S-300 क्राइसिस जैसा है, यानी वो एयर डिफेंस सिस्टम जो साइप्रस और ग्रीस ने 90s के दौर में खरीदा था तुर्की एयरफोर्स से बचने के लिए, जिसने पूरी की पूरी टर्किश एयरफोर्स को F-16 को एक तरह से नाकारा कर दिया था। तुर्की और ग्रीस नाटो के मेंबर हैं, साइप्रस नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो का मेंबर तो इजराइल भी नहीं है। अमेरिका इजराइल के लिए आकर मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कल को अगर साइप्रस और तुर्की के बीच कुछ हुआ तो नाटो का दूसरा मेंबर ग्रीस इस लफड़े में नहीं पड़ेगा। 2 नाटो के मेंबर आमने सामने आ सकते हैं, और इस इक्वेशन में एंगल है नरेंद्र मोदी का, भारत का। भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग बहुत क्लियर है, जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा ही करेंगे, और यही भारतीय डिप्लोमेसी, भारतीय विदेश नीति की मास्टर क्लास है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।